तो अब हम लेक्चर 2 शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कंसंट्रेशन के दो मेथड पढ़ लिए थे कि ओर की कंसंट्रेशन के दो मेथड हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग को ग्रेविटी सेपरेशन भी कहते हैं और मैग्नेटिक सेपरेशन में उन ओर्स को सेपरेट करते हैं जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो दो ओर्स थी, मैग्नेटाइट एंड पाइरोलूसाइट। और पाइरोलूसाइड होता क्या है, इसका फॉर्मूला MnO2। तो देखो ये जो चैप्टर है ना, समझना तो है ही, समझने के साथ साथ याद रखने वाला है, तो आप लोग डेली याद करते रहें। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं तो हमारा थर्ड मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर आता है। इस थर्ड मेथड को हम कहते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन। अब मैं इसको एक बार नॉर्मल तरीके से समझा के फिर मैं यहाँ से रीड करवाऊंगा, और इसमें से भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं बी प्रेजेंट के ऊपर और फ्रोथ फ्लोटेशन का प्रिंसिपल। तो पहले मैं फ्रोथ फ्लोटेशन आपको समझा देता हूँ, फिर हम यहाँ से रीड करेंगे और इसको समझेंगे। आप सिर्फ सुनते जाओ, नोट करने की जरूरत नहीं है। जब मैं वीडियो भेजूंगा ना तो नोट कर लेना वहां से पॉज करके। अब आप देखो जो हमारा टॉपिक है, थर्ड मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसका नाम है हमारा फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रोथ का मतलब झाग, फ्लोट मतलब फ्लोट करेगी। दैट वी हैव टू लर्न। अब मैं एक सिंपल डायग्राम बनाऊंगा आपको समझाने के लिए, देखना जरा ध्यान से। ये एक मान लो कंटेनर है। अच्छा एक चीज और, फ्रोथ फ्लोटेशन हम करते किसकी हैं? इट इज डन फॉर सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर जैसे ZnS हो गया, PbS हो गया, मतलब सल्फर वाली ओर्स के लिए करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक इस तरह से पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है। मैं बहुत ही सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ, अलग अलग बुक में अलग अलग डायग्राम है। इस तरह से पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ से एयर ब्लो करेंगे और कंटेनर में क्या होगा, कंटेनर में एक सॉल्यूशन होगा, मिक्सचर। मिक्सचर में क्या क्या होगा, और पाइन ऑयल, ऑयल है ये पाइन ऑयल, और वाटर का मिक्सचर। देखो ध्यान से, सल्फाइड और में कौन सी और, सल्फाइड और, पाइन ऑयल एंड वाटर। अब यहाँ से एयर ब्लो करेंगे। जब एयर ब्लो करेंगे तो यहाँ पाइप में होल होती है। ये पता कैसी सिचुएशन बन गई, जैसे एक स्ट्रॉ ले लो, स्ट्रॉ से ना पानी के अंदर फूंक मारो। तो जैसे स्ट्रॉ लेके पानी के अंदर फूंक मारोगे तो पानी ऊपर की तरफ ऐसे गोल गोल घूमना शुरू होगा ना, बबल से बनने शुरू होंगे। तो ऐसे ही एयर फ्लो करते हैं हाई प्रेशर में। जब हाई प्रेशर में एयर फ्लो करेंगे तो ये वाटर अपने आप में मिक्स होना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ फ्लो। तो और पाइन ऑयल और वाटर मिक्स होंगे। तो जो ओर की इम्प्योरिटी है वो वाटर में डिसॉल्व होगी और नीचे बैठ जाती है। ऑयल की अपना जो ओर की इम्प्योरिटी है, तो और सल्फाइड और झाग के साथ, ये पाइन ऑयल में ना झाग बनती है, झाग बनेगी ऐसे ऊपर की तरफ। इस झाग को एक कलेक्टर लगा के कलेक्ट कर लेते हैं अलग। तो ये फ्रोथ के साथ ये झाग यहाँ पे गिर जाएगी और इस झाग को इकट्ठा कर लेंगे, और ये सल्फाइड ओर है। ये कौन सी ओर है, सल्फाइड ओर होगी। इम्प्योरिटीज यहीं पे रह गई, यानी जो आपकी सल्फाइड ओर है उसकी इम्प्योरिटीज निकाल ली गई बाय दिस प्रोसेस। इसे कहते हैं हम फ्रोथ फ्लोटेशन। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, सुनो जरा ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ। इसमें एक कंटेनर होता है जैसा आपको दिखाया हुआ है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, डायग्राम कहीं बनानी नहीं है। फिर इस कंटेनर में सल्फाइड और पाइन ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर होता है। फिर उसमें हवा ब्लो करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्ट्रॉ लेके हम फूंक मारे हैं पानी में या दूध में, तो वो बबल से बनने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही हाई प्रेशर में एयर फ्लो करते हैं, तो जो इसका मिक्सचर है वो आपस में मिक्स होना शुरू हो जाता है, जैसे कोई मशीन घुमा रही हो। तो घूमने से क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज हैं वो वाटर में डिसॉल्व होके नीचे सेटल हो जाती हैं, और जो सल्फाइड ओर है, जो इम्प्योरिटीज के बिना वाला ओर है, वो झाग के साथ ऊपर आ जाएगा और कलेक्टर में कलेक्ट हो जाएगा, जिसको बाद में सुखा लेंगे और सल्फाइड ओर मिल जाएंगे और इम्प्योरिटीज अलग हो जाएंगी। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन। इसकी थ्योरी नहीं कोई पूछने वाला आपसे, इसकी थ्योरी कोई भी नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या, इसमें पूछेंगे आपसे कि इसका प्रिंसिपल बताओ। फिर इसमें एक दो केमिकल्स और डलते हैं, जैसे डिप्रेजेंट डलता है, इमल्सिफायर डलता है, जो क्योंकि ऑयल और वाटर का सोल्यूशन बनाना है ना,
तो इस हिसाब से डलता है, तो उसके बारे में पूछते हैं। तो अब हम अपनी स्लाइड से इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहली दो लाइनें प्रिंसिपल, बीच में ये थ्योरी है, वही वही थ्योरी जो मैंने आपको बताई है कि एयर पास करेंगे, ये सारा कुछ। इसकी डायग्राम देखो कुछ अलग तरह की है, जो मैंने डायग्राम बनाई है बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई थी, अलग तरीके से है। इसमें क्या है, एयर फ्लो करवा रहे हैं, चर्नर लगाया हुआ है जिससे मिक्सिंग हो जाए, तो मोर और लेस सेम वही चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ। अब सुनो जरा प्रिंसिपल। दिस मेथड is based on preferential wetting of ore by oil and impurities, gangue मतलब impurities particle by water. So what is the principle of froth flotation? Principle is that ore is wet by oil. जो आपकी ore है जिसके अंदर मेटल है वो आपका ऑयल के साथ स्टिक होना चाहिए, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो वाटर में वेट होनी चाहिए, तो वाटर में वो नीचे रह जाएंगी, बाकी चीजें ऊपर आ जाएंगी जो आपको चाहिए। तो जस्ट कीप इन माइंड, based on preferential wetting of ore particles by oil and by gangue particles with water। तो पहली दो लाइनें इसके प्रिंसिपल हैं। और जो ये पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ वही थ्योरी है जो मैंने बताया, बबल्स बनेंगे उसको अलग कर लेंगे इस तरह से। तो ये पूछा भी नहीं जाएगा, आपको मन करे तो बाद में पढ़ लेना जब मैं वीडियो भेजूंगा। अब आता है यहाँ पे कलेक्टर, फ्रोथ स्टेबलाइजर एंड डिप्रेजेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिप्रेजेंट। तो पहले हम कलेक्टर पढ़ते हैं। सब्सटेंसेस लाइक पाइन ऑयल, कलेक्टर वो होते हैं जो सल्फाइड ओर को ऊपर ले आएंगे या सेपरेट करेंगे, उसे कलेक्टर कहते हैं। तो ऑयल है, कोई भी ऑयल जो यूज करेंगे, पाइन ऑयल, फैटी एसिड्स मतलब ऑयल, xanthate केमिकल है ऑयल की फॉर्म में, विच गिव वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज टू द सरफेस ऑफ द ओर पार्टिकल्स टू बी फ्लोटेड। तो बस ये अपने माइंड में डालो कि जो पाइन ऑयल है वो कलेक्टर है, कलेक्टर वो होता है जो ओर को अलग कर दे, बस। अब है फ्रोथ स्टेबलाइजर। तो आप देखो ऑयल और वाटर मिक्स करके सोल्यूशन बनाया बेसिकली, तो इस सोल्यूशन का स्टेबलाइजर चाहिए जो इसको सोल्यूशन को बनने दे। तो फ्रोथ स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं, सब्सटेंसेस लाइक क्रिसोल, आपको याद है ना हमने फिनोल पढ़ा था, ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, फिनोल वाले स्ट्रक्चर्स को कहते हैं। एंड एनिलीन होता है बेंजीन के ऊपर NH2, विच स्टेबलाइज द फ्रोथ। तो फ्रोथ स्टेबलाइजर कहते हैं जो फ्रोथ को स्टेबलाइज करते हैं, उसको थोड़ी देर तक बना रहने देते हैं। तो ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये डिप्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं डिप्रेजेंट समझाता हूँ क्या होते हैं, जरा समझना। व्हाट इज डिप्रेजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक डिप्रेजेंट डलता है, उस डिप्रेजेंट का नाम एग्जाम्पल है NaCN। डिप्रेजेंट होता है वो केमिकल, एक केमिकल जो किसी एक पर्टिकुलर ओर को झाग में आने दे, बाकियों को ना आने दे। देखो क्या होता है, जो हमारी सल्फाइड ओर है ना, इसमें दो चीजें होती हैं, ZNS एंड PBS। ZNS एंड PBS। जैसे ही मैं NaCN यूज करूंगा इसमें, तो वो क्या करेगा, इन दोनों में से इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और इसको हैवी करके नीचे ही रहने देगा, इसको झाग में जाने नहीं देगा। ये फ्रोथ में जाएगा ही नहीं, सिर्फ ये जाएगा, सिर्फ ये जाएगा। तो इन दोनों में से एक चीज फ्रोथ में गई, एक में नहीं गई, इस केमिकल के कारण। तो इसे कहते हैं डिप्रेजेंट। डिप्रेजेंट मतलब उसने एक को डिप्रेस कर दिया, डिप्रेस मतलब झाग ही नहीं बनने दी। जैसे इसको ना ऐसे समझ लो, जैसे मान लो दो अच्छे स्टूडेंट हैं, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराना है हमने, ठीक है। वहां रिक्वायरमेंट है एक स्टूडेंट की। अब मैं इन दोनों में से अगर किसी एक को रैंडमली ले लूं तो दूसरा नाराज हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनका टेस्ट ले लूंगा एक, कि 10 नंबर का टेस्ट लिया, जिसके ज्यादा नंबर आए ना उसको ले जाऊंगा और जिसको नहीं आए उसको नहीं ले जाऊंगा। तो जो मेरा टेस्ट है ना, ये डिप्रेजेंट बन जाएगा, यानी वो केमिकल जो एक को अलाउ करे दूसरे को अलाउ ना करे, उसे कहते हैं डिप्रेजेंट। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि जो ओर है सल्फाइड ओर, ये दो मिक्सचर होती है, इसमें से हमें एक पर्टिकुलर ओर चाहिए, मान लो PBS चाहिए, तो हमने कोई ऐसा केमिकल यूज किया जो एक की फ्रोथ ना बनने दे, एक को बनने दे। तो आपके सिलेबस में सिर्फ एक यही एग्जांपल है, इसके अलावा कोई और डिप्रेजेंट नहीं है। लो जी अब मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना। डिप्रेजेंट्स, these are the substances which selectively, देखो selectively prevent certain type of particles from forming the froth with bubble। For example sodium cyanide, NaCN को कहते हैं sodium cyanide, is added as a depressant for separation of
an ore containing ZnS and PbS. NaCN अब यहाँ पे बताया कैसे करता है। NaCN act as depressant, depressant होता है डिप्रेस करना, रोक देना। फॉर ZnS मतलब ये दो का अगर मिक्सचर होना और NaCN यूज किया तो ये ZnS को डिप्रेस करेगा, मतलब उसको झाग में नहीं जाने देगा, बट नॉट फॉर PbS। तो बस व्हाट इज द रोल ऑफ एन डिप्रेसेंट, गिव एग्जांपल। तो डिप्रेसेंट allow a particular ore sulfide ore to form froth. Example, NaCN act as depressant for mixture of अपना ZnS when it is mixture of ZnS plus PbS in which ZnS को वो डिप्रेस कर देगा। This is what called depressant. तो आप लोगों को मैंने टाइम दिया, याद भी करवाया डी प्रेजेंट और ये डिप्रेस अपना फ्रोथ फ्लोटेशन का प्रिंसिपल। तो इसी तरह से जब मैं वीडियो भी भेजूंगा तो पॉज करके एक बार आप अपने आप को सुना के फिर आगे जाना। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, फोर्थ मेथड ऑफ कंसंट्रेशन कॉल्ड लीचिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ मेथड। अब मैं इसको भी एक बार समझा दूं, ये थोड़ा याद रखने वाला काम हो जाएगा। तो देखो, अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर का हमने 4 मेथड पढ़ने थे। पहला था हमारा हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा था हमारा कौन सा मेथड याद है आपको, मैग्नेटिक सेपरेशन। तीसरा मेथड हमने पढ़ लिया फ्रोथ फ्लोटेशन। चौथा मेथड अब हम पढ़ने जा रहे हैं लीचिंग। लीचिंग केमिकल मेथड होता है, लीचिंग इज अ केमिकल मेथड, और ये हम एल्युमिनियम ओर के लिए पढ़ेंगे। ये बेसिकली हम किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं, एल्युमिनियम ओर के लिए। लीचिंग सिल्वर गोल्ड के लिए भी की जाती है कम लेवल पे, बट सबसे ज्यादा ये जो लीचिंग है ये यूज होती है एल्युमिनियम ओर के लिए। तो अब मैं लीचिंग समझा रहा हूँ, एक बार समझ लो, फिर मैं वहां से दिखाऊंगा, रिएक्शंस आपको याद करनी पड़ेंगी। लीचिंग इज डन फॉर एल्युमिनियम ओर। एल्युमिनियम ओर का नाम है बॉक्साइट, Al2O3 इम्प्योर, साथ में H वाटर आ जाएगा, इम्प्योर। इम्प्योर मतलब कि इसमें आपकी ओर भी है और इम्प्योरिटी भी है। तो इसको सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, सुनते जाओ, इसके 3 स्टेप हैं। इसको सबसे पहले NaOH से ट्रीट करते हैं। जब हम NaOH से ट्रीट करेंगे ना, तो जो आपकी ओर है वो डिसॉल्व हो जाएगी, आपकी ओर डिसॉल्व हो जाएगी इस मिक्सचर में अंडर सर्टेन कंडीशंस, और इम्प्योरिटीज डिसॉल्व नहीं होंगी। इम्प्योरिटीज विल नॉट डिसॉल्व, मतलब आपके कंटेनर में लिक्विड फॉर्म में एल्युमिनियम हो जाएगा और इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाएंगी। ये इम्प्योरिटी हो जाएगी, ये आपका इम्प्योरिटी हो जाएगी, और ये लिक्विड फॉर्म में आपका ओर हो जाएगा। तो इसका ना नाम है केमिकल सेपरेशन। ध्यान से सुनो, क्या कहते हैं, इम्प्योर एल्युमिनियम लेते हैं, उसको केमिकल में डालते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाता है और इम्प्योरिटीज डिसॉल्व नहीं होती। अगले स्टेप में क्या करते हैं, इस लिक्विड को निकाल लेते हैं, लिक्विड फॉर्म में ना, इस लिक्विड को निकाल लेते हैं। ये डिसॉल्व एल्युमिनियम ऑक्साइड को निकाल लिया, और ये टेढ़ा करके निकाल लो कोई मेथड लगा के, क्योंकि इम्प्योरिटीज तो नीचे है तो लिक्विड निकाला जा सकता है। तो अब ये लिक्विड फॉर्म में ओर मिल गई। अब इस ओर में CO2 पास करते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन, जिससे एल्युमिनियम ऑक्साइड की पीपीटी बन जाए, क्योंकि हमें मेटल लिक्विड फॉर्म में तो किसी काम नहीं आएगी, हमें मेटल चाहिए सॉलिड फॉर्म में। तो इसमें CO2 पास करते हैं जिससे इसकी पीपीटी बन जाए। अब पीपीटी बन गई तो पीपीटी को अलग कर लिया। अब तीसरे स्टेप में क्या करते हैं कि अब इसको हीट करते हैं। ये अभी भी थोड़ा सा इम्प्योर है क्योंकि इसमें और भी कई इम्प्योरिटीज हैं, तो इसको हीट करते हैं। तो हीट करते हैं तो आपको यहाँ पे प्योर एल्युमिनियम मिल जाता है हीट करने से अंडर सर्टेन प्रोसेस, अभी मैं दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपके माइंड में स्टेप जाना चाहिए, हो क्या रहा है। तो एक बार स्टेप चले गया तो बाकी तो कहानियां ही लिखनी होती हैं, तो यू वुड बी एबल टू राइट। फिर से सुनो, लीचिंग एक केमिकल मेथड है एक्सट्रैक्शन करने का, लीचिंग एक केमिकल मेथड है एक्सट्रैक्शन करने का, और इट इज स्पेशली डन फॉर एल्युमिनियम ओर। एल्युमिनियम ओर का नाम है बॉक्साइट। इसको सबसे पहले एक ऐसे केमिकल से ट्रीट करते हैं जिससे ओर मेल्ट हो जाए, डिसॉल्व हो जाए लिक्विड फॉर्म में, और इम्प्योरिटी ना हो। तो इम्प्योरिटी अलग हो गई, लिक्विड को अलग कर लिया। अब मुझे इस मेटल को सॉलिड बनाना है, तो सॉलिड बनाने के लिए CO2 पास किया अंडर सर्टेन कंडीशन, जिससे मेटल सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इस सॉलिड में भी कुछ इम्प्योरिटीज हैं जो हमें हीट करके मिल जाएंगी। ऑक्साइड इम्प्योरिटी है ना, O है, और भी कुछ चीजें होती हैं।
तो ऑक्सीजन निकल जाएगा और उसके बाद ही आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। ये 100% प्योर मेटल नहीं है बट प्योर है। 100% प्योर के लिए फिर बाद में रिफाइनिंग की जाती है। तो अभी हम सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ ओर पढ़ रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब होता है कि इम्प्योरिटीज को कम कर देना। ठीक है, तो ये तो थी स्टोरी जो आपको माइंड में आ गई। अब एक्चुअल पेपर में क्या लिखना है, यही चीजें लिखनी है एक्चुअल, बट थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी साथ में। सी, अब आप देखो यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा कंसेप्ट लीचिंग। This method consists of treating powdered ore with suitable reagent which can be selectively dissolve the ore but not the impurities। ये पहली दो लाइनें प्रिंसिपल है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए what is the principle of leaching? Principle is based on concept that ore should dissolve in suitable chemical and impurities should not dissolve। Keep in mind, very important, पेपर में आता है what is the principle of leaching? The impurities are filtered, जैसा आपको बताया, and ore recovered from the solution. For example, bauxite ore, aluminium की ore है, containing silica oxide, sand, iron oxide, titanium oxide as impurities। अब ये तो स्टोरी थी। यहाँ पे आपको मेन काम का क्या था? What is the principle of leaching? तो प्रिंसिपल क्या है कि जो ore है should dissolve in a suitable chemical and impurities should not dissolve। Keep in mind क्या है? ओके, अब ये लीचिंग होती क्या है, कैसे करते हैं, तो यही रहा। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ये इम्प्योर एल्यूमिनियम लेते हैं, ये Al2O3, इसके नीचे लिखा जाएगा इम्प्योर। इसको NaOH और वाटर के साथ मिक्स करते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस 35 से 36 बार पे, और मिक्स करने से ये एक डिसॉल्व सोल्यूशन बनाता है। इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाएंगी, एक ये सोल्यूशन बन जाएगा डिसॉल्व फॉर्म में। इस डिसॉल्व फॉर्म को द एल्यूमिनेट कहते हैं। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट इन अ सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज्ड बाय पासिंग CO2। इसमें CO2 पास करते हैं जिससे इसकी पीपीटी बन जाए। देखो सॉलिड लिखा है ना, यहाँ एक्वस लिखा है, यहाँ सॉलिड, तो एक्वस फॉर्म को सॉलिड में चेंज किया क्योंकि हमें मेटल सॉलिड फॉर्म में यूजफुल होगी। तो ये रिएक्शन आपको बेटा याद रखनी पड़ेगी। अब क्या होगा, आपको क्या मिल गया, ये द सॉल्यूशन इज सीडेड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल ऑफ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हिच इंड्यूसेस द प्रेसिपिटेशन, मतलब सॉलिड फॉर्म बन गया। अब इसको अलग किया, द सोडियम सिलिकेट रिमेन इन द सॉल्यूशन। जब हम ऐसा करते हैं ना तो अभी एक इम्प्योरिटी रह जाती है, वो है सोडियम सिलिकेट, लास्ट स्टेप में निकलती है। फिर इस मिक्सचर को उठाते हैं और इसे हीट करते हैं। जब इसको हीट किया तो जो ये एक्स्ट्रा वाटर था ये अलग हो जाता है और हमें नियर अराउंड प्योर मेटल मिल जाती है, बट ये 100% प्योर नहीं है। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं लीचिंग। आई होप मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ हूं। यहाँ पे आपको रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी, पर मैंने आपको स्टेप्स बता दिए। ठीक है, तो अब हम अपनी इस डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं और समझते हैं। जैसा मैंने याद करवाया बीच में ब्रेक लेके, आपने भी घर पे ऐसे याद करना है। अब आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल। क्रूड होता है इम्प्योर, है ना, इम्प्योर। जैसे ये आपको यहाँ मिली ना, तो ये अभी 100% प्योर नहीं है, बट इसमें से इम्प्योरिटीज काफी कम हो चुकी हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, ये कंसंट्रेटेड है, मतलब इम्प्योरिटीज जितनी कम हो सकती थी कर दी। अब जो बच गई हैं उसको कैसे करना है, तो आपने ऑलरेडी 10th में भी नाम सुना है, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, रिडक्शन। तो इसको मैं थोड़ा बता के फिर यहाँ से आपको समझाना शुरू करता हूँ। देखो जी क्या होता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने 10th लेवल में पढ़ा हुआ है कि रोस्टिंग होती है, रोस्टिंग। फिर हमने पढ़ा हुआ है कैल्सिनेशन, समझा रहा हूँ, समझना नहीं, अराउंड सेम रिएक्शन है। फिर हमने पढ़ा हुआ है रिडक्शन बाय कार्बन, याद आया, रिडक्शन बाय कार्बन। रोस्टिंग क्या होता है, जैसे जिंक सल्फाइड है, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कर दो, रोस्टिंग सल्फाइड और के लिए करते हैं, तो हमें मिलेगा जिंक ऑक्साइड एंड SO2। बैलेंस नहीं किया क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। इसी तरह कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन होता है, CaCO3, इसको ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और CO2 बन जाएगा। अब आप देखो ध्यान से, चाहे आप रोस्टिंग करो चाहे आप कैल्सिनेशन करो, दोनों स्टेप में आपको मेटल ऑक्साइड मिला, है ना। कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्यों की जाती है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, टू कन्वर्ट ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया कि भाई रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्यों की जाती है, तो इसका आंसर आएगा टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, क्योंकि मेटल ऑक्साइड मिला ना, कॉमन प्रोडक्ट मिला। अब अगला क्वेश्चन बनता है
कि मेटल ऑक्साइड क्यों बनाते हैं, कुछ और क्यों नहीं बनाते। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप मेटल ऑक्साइड ही क्यों बना रहे हो एक्सट्रैक्शन के टाइम पे, कुछ और क्यों नहीं बना रहे। तो इसका आंसर है कि मेटल ऑक्साइड को की रिडक्शन इजी होती है। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। क्यों बनाते हैं मेटल ऑक्साइड, ये रिडक्शन है ना बाय कार्बन। क्यों बनाते हैं, क्योंकि इट इज इजी टू रिड्यूस मेटल। ये जिंक ऑक्साइड है ना मेटल ऑक्साइड, तो कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन निकाल देता है और आपकी प्योर मेटल अलग हो जाती है। ये इसे कहते हैं रिडक्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई रिडक्शन में आप रिडक्शन ही क्यों करना चाहते हो, क्योंकि रिडक्शन एक चीप प्रोसेस है, मेटल की कॉस्ट कम आती है और ये इजीली हो जाता है और हमारी मेटल इकोनॉमिकली हमें पड़ती है। तो एक्सट्रैक्शन में वो मेथड यूज किए जाते हैं जिससे मेटल की कॉस्ट ना बढ़े। अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो लोग खरीदेंगे नहीं। तो ये चीजें थी रिलेटेड टू रिडक्शन। अच्छा, कई बार प्रॉब्लम आती है, कुछ मेटल्स को कार्बन रिड्यूस नहीं कर पाता, ये भी क्वेश्चन था 10th में। तो वहां पे रिएक्टिव मेटल्स लेते हैं। जैसे आपने अपना थर्मिट रिएक्शन पढ़ा होगा, देखो Fe2O3 प्लस Al। तो इसमें क्या होता था, Fe और Al2O3 बन जाएगा, ठीक है। तो जो ये इस रिएक्शन को हम कहते थे थर्माइट रिएक्शन, याद आया 10th में, यूज फॉर वेल्डिंग। लो मैं थ्योरी बताता हूँ, सुनो। इन दिस रिएक्शन aluminium metal is used to reduce iron oxide into iron। और ये इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि आयरन आपका लिक्विड फॉर्म में बनता है। दैट कैन बी यूज्ड टू जॉइन रेलवे, ब्रोकन रेलवे ट्रैक्स एंड आयरन मशीन पार्ट्स। तो ये सारा आपका एक्सट्रैक्शन का है। तो एक बार मैं दोबारा बताता हूँ फिर समअप करता हूँ। रोस्टिंग में भी मेटल ऑक्साइड मिलता है जिसमें सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं। कैल्सिनेशन में भी हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है जिसमें हम ऑक्सीजन यूज नहीं करते। मेटल ऑक्साइड क्यों बनाते हैं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड से मेटल गेन करना इजी है बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। फिर एक मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी, थर्मिट रिएक्शन क्या होता है। तो थर्मिट रिएक्शन बेसिकली क्या है कि रिएक्टिव मेटल को यूज करके अपना रिडक्शन की जा सकती है। जहां पे कार्बन फेल हो जाए वहां पे जनरली रिएक्टिव मेटल्स यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करते हैं और ऐसा किया जाता है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब हम अपना वो वाला टॉपिक पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखो, अब आप यहाँ अगर देखें ध्यान से तो क्या कह रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड। तो कौन कौन से प्रोसेस हैं, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड एंड रिडक्शन। तो कैल्सिनेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया क्या होता है कैल्सिनेशन, उसके यहाँ पे स्टेप्स भी दिए हुए हैं। अगली उस पे चलते हैं। तो जैसे कार्बोनेट का बताया मैंने, यहाँ पे और भी कई चीजें बताई हैं जो आप बाद में वीडियो पॉज करके ना बेटा पढ़ लेना। फिर आता है हमारा रोस्टिंग। तो रोस्टिंग भी मैंने बताया क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन एक्सेस ऑफ एयर, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बट इतनी हीट देनी है कि वो खुद ना मेल्ट कर जाए। वो कुछ कंडीशंस हैं जो आपने 10th में नहीं पढ़ी। मॉइस्चर इज ड्राइवन अवे, organic matter is destroyed, non-metallic impurities like sulfur, phosphorus, arsenic oxidized। तो ये रिएक्शन देखो, थ्योरी पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे। ये रिएक्शन देखो, रिएक्शन में ये वाली रिएक्शन देखो, सल्फाइड है सल्फाइड है सल्फाइड है, तो सब में मेटल ऑक्साइड बन रहा है। और यहाँ पे ये इसको रिलेट कर रहा है जो उसकी कंडीशन थी, नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज सच एज सल्फर, फॉस्फोरस, आर्सेनिक ऑक्सीडाइज। मतलब जो नॉन मेटल इम्प्योरिटीज है ना वो गैस बन के निकल जाएंगी। जब आप ऐसा करोगे तो जो उसमें नॉन मेटल इम्प्योरिटीज हैं वो गैस बन के निकल जाएंगी। सो कीप इन माइंड। ऐसा ही यहाँ पीछे था आयरन इम्प्योरिटीज के लिए जो आपने पीछे पढ़ा। तो आप इसको पॉज करके पढ़ लेना तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो आसान है, मुश्किल इसमें थोड़ा सा याद रखने वाला है। अब द ओर बिकम पोरस एंड हेंस इजिली वर्केबल इन सब्सिक्वेंट स्टेजेस। मतलब मेटल ऑक्साइड मिल गई तो हम रिडक्शन कर देंगे, रिडक्शन करेंगे तो हमें मेटल मिल जाएगी। ये लो, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल। तो अब रिडक्शन के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे, जैसे रिडक्शन, ऑटो रिडक्शन, स्मेल्टिंग, फिर ये एल्यूमिनो थर्मिक रिडक्शन, रिडक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। बस इतने आपके मेथड हैं जो मैंने आपको ओर वाला पेज पढ़वाया था। अब हम पढ़ते हैं रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि रिडक्शन करने के लिए हम मोस्टली कार्बन यूज करते हैं। कि हम मेटल ऑक्साइड ही क्यों बनाते हैं, बिकॉज इट इज इजी टू ऑब्टेन मेटल बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। देखो जरा क्या कह रहा है एल्यूमिनोथर्मी में,
आपको एक +1 का फॉर्मूला याद आ रहा है, डेल्टा जी। डेल्टा जी नेगेटिव हो तो रिएक्शन फिजिबल होती है, डेल्टा जी पॉजिटिव हो तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होती। देखो क्या लिख रहा है, द रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज टू प्रोवाइड डेल्टा जी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव होगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, एंड लार्ज इनफ टू मेक सम ऑफ डेल्टा जी ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड नेगेटिव। तो जस्ट ये फॉर्मूला दे रहा हूँ, कुछ नहीं दे रहा, जस्ट कीप इन माइंड नेगेटिव होता है तो होती है बस, और कुछ नहीं। लास्ट लाइन पढ़ते हैं, एज हीटिंग that is increase in temperature favors the negative value of delta G, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी। Therefore temperature is chosen such as sum of delta G in two combined reaction processes negative। तो कई बार कंबाइंड रिएक्शन करनी पड़ती है, दो रिएक्शंस को क्लब कर देते हैं, तो वो कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे हैं, जैसे दो रिएक्शंस को हीट कर रहे हैं तो उसकी क्लबिंग भी डेल्टा जी देखी जाती है, तो वो भी नेगेटिव हो तो रिएक्शन फिजिबल है। अब आप देखो ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन होता है जो लो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, जैसे सिन्नाबार है, सिन्नाबार में HgO होता है, इसको आप सिंपली हीट करो तो ऑक्सीजन इजीली निकल जाएगा, तो इसे कहते हैं ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन क्या होता है, आप टेम्परेचर दो, अपने आप ही ऑक्साइड और मेटल अलग हो जाएंगे, तो ये लो रिएक्टिव में आते हैं। अब इसको आप याद कर लीजिए पॉज करके।